बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमे का दिन जो होता है वो आपके साथ आपके तिब्बी मसाइल के ऊपर होता है। हमेशा हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी शख्सियत होती है जो कि मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल के ऊपर आपको अपनी राय देते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर आतिफ़ काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम खैरियत से आप? बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अगर लाहौर में कोई ये कहे कि मैं आतिफ़ काज़मी को और इनके वालिद को नहीं जानता तो आप शक कीजिएगा इस बात का कि वो लाहौर का रहने वाला है या तो इमिग्रेंट है, बड़ी मेहरबानी, या वो लाहौर का नहीं है, वो गलत बात कर रहा है। डॉक्टर साहब का ताल्लुक जो है वो उस ख़ानदान से है जिन्होंने कि पाकिस्तान में भी नाम पैदा किया और बैनुल अक़वामी। आप इंग्लैंड में जाए, मैं हैरान होता हूँ कि मैं इंग्लैंड में आम तौर पे जब डॉक्टर्स के पास कोई महफिल होती है, अमेरिका में भी, तो अक्सरियत जो लोगों की है जो कि 40 साल की उम्र के लोग हैं वो डॉक्टर साहब के या तालिब इल्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रह चुके होते हैं, और जो इससे बड़ी उम्र के लोग हैं वो इनके वालिद साहब के किंग एडवर्ड के या तालिब इल्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रह चुके थे। डॉक्टर साहब, प्रैक्टिस करने के अंदर एज अ स्किन स्पेशलिस्ट लाहौर के अंदर किन ज़्यादा चीज़ों का आपको फेस करना पड़ता है लोगों का? मिसाल मैं छोटी सी देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक ज़माने के अंदर लेज़र का बड़ा फैशन आ गया था। हर शख्स जो था वो लेज़र कर रहा था। वो एक ज़रूरत भी थी, बालों को लेज़र करना है ताकि बाल कम हो। आजकल एक बड़ा फैशन आया हुआ है अपलिफ्ट का, और उसमें ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ दे रहे हैं। कोई हाइड्रो ट्रीटमेंट्स हैं, कोई कोलेजन की ट्रीटमेंट्स हैं। ये सारी फ़ैशन है या ये वाकई हेल्प भी करती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हम जो डर्माटोलॉजिस्ट थे ना, मेरे वालिद के ज़माने में जब डैडी ने अल्लाह बख्शे आज से 50 साल पहले 60 साल पहले डर्माटोलॉजी शुरू की, तो उस ज़माने में सिर्फ ट्यूबों क्रीमों के साथ इलाज किया जाता था स्किन का। ठीक। डैडी के पास किसी पेशेंट ने आना, ही वॉज द ओनली पर्सन, यानी 50-60s में डैडी अकेले पूरे पाकिस्तान में थे, गुलाम शबीर साहब। तो सब ने आना, शाह जी असी आए हैं, फूक भी मार दियो तो इलाज भी कर दियो। और डैडी से बिलाल साहब, मैं बिलाल भाई मैं आपको बताऊं, लोग कहा करते थे शाह जी ये मेरा हाथ फड़ो तो फूक मारो और हाथ रू किस भी करो, बस तुसी इनू चुम लिया फूक मारी मैं ठीक हो जाऊंगा। इतना इत्तेकात का फेथ था उस ज़माने में। डैडी के सिर्फ क्रीम होती थी, गोलियां खा ले भाई ये तेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी। वो ज़माना गया। मैंने 1980 में किंग एडवर्ड से ग्रेजुएशन की। अब वो भी मुझे 44-45 साल हो गए, 80 का पास किया हुआ। जब मैंने किया तो मैं पाकिस्तान में पायनियर हूँ लेज़र्स का और इन प्रोसीजर्स का, फेशियल प्रोसीजर्स का। मेरे से पहले कभी स्किन में किसी ने नहीं किया। ठीक। 1998 में मैं पहला लेज़र लेके आया बाल रिमूव करने वाला। 1998 में, तो ये कोई 26-27 साल हो गए। तो मैंने जब वो लेज़र शुरू किया गुलबर्ग में, ये हुसैन चौक है बड़ा मशहूर, वहाँ जगह लेकर, तो मुझे सब ने कहा ये क्या तुमने काम शुरू कर दिया, ये तो नहीं किसी ने आना, पाकिस्तान में तो फेलियर है। और उस ज़माने में वो मशीन 80 लाख रुपए की आई थी, मुझे याद है 98 में लेज़र की डायोड मशीन कहलाती है, ल्यूमिनस कंपनी अमेरिका से मंगवाई थी। तो मेरे वालिद ने तो भला मुझे डिस्करेज किया। उन्होंने कहा यार तुमने ये औरतों के बाल साफ करने का काम शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने तो एक सैयद बेटा पैदा किया था, मुझे क्या पता नाइयों का काम शुरू कर दोगे। ये मेरे वालिद ने मुझे कहा, और वो बड़े मुझसे नाराज थे कि तुम ये जो काम कर रहे हो, ये औरतों के बाल दाढ़ियाँ साफ करने वाला, ये कोई तुम्हारा काम बनता है डॉक्टर का? ये उस जमाने में भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था। खैर वो हमने शुरू किया। उसके बाद वो जब अल्लाह का शुक्र है वो जब लोगों को पता चला तो सारी खवातीन हमने काम, उसके बाद हर गली महल्ले में लेज़र आने शुरू हो गए। वो कोई चाइना से ला रहा है, कोई कोरिया का ला रहा है, कोई कहीं का ला रहा है, कोई 6 लाख का, कोई 4 लाख का। ठीक है जी। फिर वो पीरियड गुजरा हेयर रिमूवल लेज़र का, तो अगला पीरियड आ गया फेशियल रिजुविनेशन का। फेशियल, अच्छा जी। अब वो रिजुविनेशन का पीरियड उसके 10-12 साल बाद आया। यानी आप ये सोच लो 2010-12 से ये काम शुरू हो गया फेशियल। यानी अब ये 2000 यानी कि पिछले 15-20 साल में हर शख्स ने कहा जी कि मेरा बोटॉक्स करो, मेरा फिलर्स करो, मुझे कोलेजन लगाओ, मुझे अपना लिप एलिवेट करो, मेरी लिप को अच्छा करो, मेरी नोज़ जॉब कर दो, मेरा PRP करो, मेरा हाइड्रा फेशियल करो, हाईफू करो, और मेरे थ्रेड्स करो, मेरे फिलर करो। मेरी स्किन ढलक रही है, इसको थ्रेड से उठा दो यूँ। मेरी जो ये स्किन है ये ढलक गई है, इसको थ्रेड से यूँ करो।
इसमें लिप्स में फिलर डालो, मेरा ऊपर का लिप बाहर को निकाल दो, नीचे का लिप अंदर को कर दो, मेरे नाक को खड़ा कर दो, मेरे नाक को बैठा दो, मेरे कानों को खड़ा कर दो, मेरे कानों को बैठा दो, मेरे कान जो हैं वो एलिफेंट ईयर्स हैं, इनको स्मॉल बेबी ईयर्स बना दो। मैं तो गंजा हो रहा हूँ, तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना, मुझे डर लगता है, लो जी नहीं कराना, PRP करा लो, आज हम वो कर दे। वो एक ऐसा अब ये ज़माना आ गया कि अब हर डर्मेटोलॉजिस्ट जो है एस्थेटिक्स की तरफ चल रहा है। एस्थेटिक है। अब आप इमेजिन करें कि मैंने आजकल भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं रिटायर हुआ KE से, तो आजकल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में प्रोफेसर हूँ। तो अब 90% ख़वातीन और लड़कियाँ हमारे शोबे में हैं। क्यों? वो रीज़न ही है कि जो ये एस्थेटिक्स है वो उनको सूट करता है। वो लड़की कहती है जी कल को शादी हो जानी है, तो 2 बच्चे हो जाएंगे, मैं घर में ही 2 मशीनें रख लूँ, मैं बोटॉक्स फिलर तो लेज़र करूँ तो 2 पैसे कमा लूँ। तो अब ये जो ईरा है इसमें ये चीज़ें, लेकिन मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ये नहीं कि जी हम लोग इनको मिसयूज़ भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज इस फोरम पे आपकी ये भी बात करूं कि हमारे डॉक्टर कम मिसयूज़ करते हैं, लेकिन जो अताई डॉक्टर्स हैं, जो ब्यूटी सैलून्स की औरतें हैं, जो देखिए बात सुने, आपका काम है, आप एक एंकर हैं, मैं बिलाल कुतुब नहीं बन सकता। मुझे आप कहें जी कादमी साहब इधर आके बैठ जाएं और मैं आपकी जगह बन जाता हूं डर्मेटोलॉजिस्ट, ये भी नहीं हो सकता। वी कांट डू दैट। अब एक ब्यूटी पार्लर सैलून का, जो मसाज पार्लर्स हैं, स्पाज हैं, उनका काम नहीं है ये। उनका काम है मैनिक्योर पेडिक्योर करो, फेशियल कर लो, ब्राइडल मेकअप कर लो, हेयर डाई लगा लो, स्ट्रीकिंग कर लो, उनको रोलर लगा लो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ये काम सारे का सारा उन अताइयों ने शुरू कर दिया। और जो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, सॉरी टू से, कि जो मिसयूज़ कर रहे हैं इन फैसिलिटीज़ को पैसे कमाने के लिए, तो मुझे उन पर भी बड़ा अफसोस होता है। और मैं एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट दे रहा हूँ जो कि मुझे एक कंसर्न्ड डॉक्टर ने दी, जो कि इनके साथ कंसर्न्ड है चीज़ों में। उसने कहा कि सिर्फ आपके लाहौर के DHA के फेज़ जितने भी हैं इस वक्त, उनमें तकरीबन 400 के करीब स्पा बने हुए हैं। बिल्कुल 400 के करीब स्पा बने, यानी कि इतना क्लाइंट है इन लोगों के पास, और उनमें से सिर्फ 8 या 10 ऐसे लोग हैं जिनके पास के मेडिकल लाइसेंसेस हैं। बाकी सारे जो हैं वो शोबदाबाजी में जा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हदायत दे, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इनके ऊपर एक कड़ी नज़र जो है वो रखी जाए कि जो लोग सर्टिफाइड नहीं हैं उनको प्रैक्टिस करने की इस तरह की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये हेल्थ रिस्क है, ये ज़िंदगी मौत का एक खेल है। लेकिन क्या करेगी हुकूमत इसके ऊपर? मेरे ख्याल में हुकूमत का, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इतने वसाइल ही नहीं है कि वो 400 क्लिनिक जो है वो उनको सुपरवाइज़ कर सके या उनको वो एग्जामिन कर सके पीरियडिकली। शाज़िया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, मुझे ये एलर्जी की बड़ा इशू हो रहा था। ये मुझे पसीना, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पसीना भी मुझे बहुत ज्यादा आता है, और रैशेज फुल बॉडी मेरे रैशेज हुए हुए हैं। जहाँ खारिश की एलर्जी करती हूँ वहाँ पे रैशेज हो जाते हैं। खारिश करती हैं तो रैशेज हो जाते हैं वहाँ पे? अच्छा, पसीना खास हिस्सों में जिस्म के आता है या हर जगह? फुल बॉडी आता है मुझे पसीना। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी बेटा? हाँ मेरी 30। कितनी? 30 एज है। मैरिड है आप? जी मैरिड हूँ। माशाल्लाह। बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज वगैरह कोई प्रॉब्लम? नहीं और कोई इशू नहीं है, बस ये पसीना बहुत ज्यादा था और रैशेज इतने ज्यादा जाते हैं कि उसके ऊपर फिर जलन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक। ये वो जो मैंने आपको बताया था एक प्रोग्राम में, मुझे याद है, अर्टिकेरिया के बारे में, जिसको ददूड़े दफड़ कहते हैं, पंजाबी में चपाकी कहते हैं। ये रैशेज की जो हिस्ट्री है, इसके बड़े कॉजेज हैं। इसको हम अर्टिकेरिया कहते हैं। अब अर्टिकेरिया, इसको हाइव्स लोग कहते हैं लेमन टर्म में। मुझे हाइव्स हो गई हैं जी। तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये किसी भी रीज़न से आ सकती है। कुछ लोगों को डाइट से होती है, कुछ लोगों को ड्रग्स के साथ, कोई इवन आप सर में दर्द है पैनाडोल खा लें उसके साथ हो गई, कईयों को कपड़े के साथ होती है, पहनने के साथ, मौसम के साथ हो जाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ हो जाती है, चाइनीज़ खाना खाने के बाद आ जाती है। तो देखना ये है, इन्होंने खुद, मैं ऐसे मरीज़ को कहता होता हूँ, आप खुद अपने आप को देखें कि आपको किस चीज़ के बाद। आप मुझे आके कहते हैं डॉक्टर साहब आज मैंने बीफ खाया तो मुझे हो गई, मैं कहता हूँ जी मैंने आज प्रॉन्स खाए मुझे हो गई। तो आपको खुद जज करना, खुद जज करें, और फिर इसकी ट्रीटमेंट भी है। ये हमारे पास आ जाएं, ये हम इनको दवाइयाँ दें। पसीने से हो सकता है? ये पसीने से भी आती है, अर्टिकेरिया होता है, बिल्कुल होता है।
और ये पसीने का जो, इसको हम कहते हैं कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया। कोलिनर्जिक का क्या मतलब है कि एक बंदा एथलीट है, एक बंदा स्प्रिंटर है, स्क्वॉश प्लेयर है जो बहुत खेलता है, और वो अपना क्या कहते हैं जब गेम करता है तो गेम करने के बाद उसको पसीना आता है तो उसमें भी रैशेस पड़ते हैं, तो इट इज नोन एज कोलिनर्जिक। डॉक्टर साहब ऐसा मुमकिन है कि फिर पसीने के लिए क्या किया जाए? तौलिया रखा जाए? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, नहीं अच्छा। हम ड्रग्स भी देते हैं। अच्छा। ये जेनेटिक होता है पसीना, मैंने एक प्रोग्राम में बताया था आपके, ये जेनेटिक भी होता है, लेकिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी हैं, हम वो भी देते हैं। ये डेंजरस तो नहीं होती कि पसीना रोका जाए? ये कि सॉरी, ये खतरनाक तो नहीं होती? नहीं खतरनाक नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, लेकिन हमने पसीना ये तो नहीं करना कि फॉर एवर, हमने उसको कम करना कम कर होता है, देना है। ताकि उसकी क्वांटिटी पसीने की कम हो जाए। और उसके बाद एंग्जाइटी और स्ट्रेस से भी पसीना बहुत आता है। ठीक, ये भी बात है कि याद रखें। ठीक। अब वो लोग जो बड़े हाइपर सेंसिटिव हैं, हाँ। जो छोटी छोटी बात को फील करते हैं, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जो एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, उनमें भी पसीना ज़्यादा आएगा। ठीक जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कुर्रतुलैन, अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई क्या हाल है आप? अल्लाह का करम बेटा। मैंने ना डॉक्टर साहब से एक बात पूछी थी। मेरा नवासा है, वो हाँ। है 1.5 साल का हुआ है अभी। माशाल्लाह। तो उसके ना टांग पे ना एक दाना सा बना था, दाना सा मई में ना, तो वो भरते भरते फंगस की तरह ना मुख्तलिफ उसके मतलब टांग में ना बन गए हैं वो दाने ना, और इस वक्त वो पीक पे आ गए हैं। उसका इलाज भी करवा रहे हैं, लेकिन अभी वो बढ़ता ही जा रहा है फिलहाल ना। तो वो मैंने पूछना था आप डॉक्टर, इलाज कहते क्या हैं करा रहे फंगस है हैं? ना, फंगस है, ठीक। वो जी फंगस, उन्होंने तो फंगस ही कहा है। ये छोटे से दाने से स्टार्ट हुआ था ये, और अब उसकी टांग पे 5-6 फलियां दोनों टांगों पे ना, और वो अब काफी बड़े हो गए हुए हैं। तो मैं पूछना था ये किस किस्म का मतलब है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट Diagnosed है करवा फंगस। तो रहे हैं हम ट्रीटमेंट? नहीं, और ये उसमें से फंगस, खारिश भी बड़ी होती है। ये फंगस आपने कहाँ डायग्नोज किया? एक होता है टेस्ट होता है फंगस का, स्क्रैपिंग फॉर फंगल इन्फेक्शन, और एक हम कल्चर कराते हैं सेवरोड मीडियम में। तो अच्छा। क्या ये किसी टेस्ट के बाद आपने डायग्नोज किया है? कॉल इनकी ड्रॉप हो गई, दोबारा अगर आएगी तो दोबारा इनके साथ ठीक। कॉल पे बात कर लें। डॉक्टर साहब फंगस का टेस्ट जो है वो करना चाहिए, स्किन को जी, जी, स्क्रैप जी, करके, बिल्कुल फिर स्क्रैप उसको करके हम माइक्रोस्कोप की नीचे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, देखते हैं कि 10% फंगस है कि नहीं। QOH डाल के हाँ। उसकी स्लाइड बनाते हैं। हाँ। स्लाइड पे फंगस में 10% QOH इसलिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, वो आर्टिफैक्ट्स को ख़त्म कर देता है ठीक। जो इधर उधर की चीज़ें पड़ी होती हैं, हैं। फिर हमें माइसीलिया और हाइफी नज़र आते हैं जो हम माइक्रोस्कोप में, उसको हम डायग्नोज करते हैं कि फंगस है। फिर एक इसका फंगस का कल्चर होता है। ठीक। कल्चर जो होता है वो कोई 3-4 दिन के दिन बाद लगता है। रिपोर्ट आती है, 10 दिन बाद। वो सेबरोड्स मीडियम में हम उसको करते हैं, मीडियम कहलाता है। वो कल्चर की ग्रोथ हो जाती है फंगस की, उससे कंफर्म हो तो जाता डॉक्टर साहब ये जो एक फोड़ा निकला और फिर ये बढ़ता चला नहीं, गया, फोड़े जो होते हैं ये फंगस नहीं होते। जो ये बात कर रही है बीबी, फोड़ा कभी फंगस नहीं होता। सेकेंडरी इन्फेक्शन फंगस में आ सकती है, लेकिन जो ये बता रही है मेरा दिल नहीं मानता कि ये फंगस होगी। ये किसी ने इनको क्लिनिकली देख के कह दिया बेटा कुर्रतुलैन आपने टेस्ट कराया था, टेस्ट के बाद पता चला था कि फंगस है? हाँ जी, वो डॉक्टर उनका फंगस का ही वो कर रहे हैं नहीं, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप, उन्होंने को टेस्ट किया था इनका? नहीं, टेस्ट तो नहीं किया। तो उन्होंने सिर्फ देख के फैसला कर लिया कि ये फंगस है? जी पता नहीं, वो पहले तो वो मेडिकल वाले के पास गए थे, तो उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही भेजा था। तो अच्छा। उन्होंने अब वो फंगस का ही पहले उन्होंने वो फंगस की ही मेडिसिन भी दी थी, और अभी वही दवाई भी लगाने के लिए फंगस के लिए ही दी। अच्छा, वही तो ये भी कह रही है उसका टेस्ट नहीं हुआ। मैं इनको मशवरा ये दूंगा कि उसका टेस्ट कराएं, पहले स्किन का स्क्रैपिंग कराएं, और वो करा कर तो फिर कंफर्म करके तो फिर एंटी फंगल शुरू करें। Otherwise decide नहीं किया जा सकता कि 1 क्या। साल का बच्चा बताया इन्होंने जी, 1 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा है, तो उसमें तो देखो एंटी फंगल बाय माउथ भी ले रहा है वो बच्चा। मैंने यही तो बात की कि देखिए क्वैकरी की यही तो मुसीबत है कि आप अब 1.5 साल के बच्चे 1.5 साल को, के जिसका लेवर इतना सा इतना सा lever। किडनी इतनी सी, आप उसको भी से गोलियों पे डाल दो, शरबत पे डाल दो, जब ज़रूरत ही नहीं होगी तभी तो हमारे प्रॉब्लम्स आती हैं। और भी लोग ये समझते नहीं हैं, फिर डॉक्टर हजरात भी बाकी भी, कि उसके टेस्ट के बगैर आप उसका इलाज कर रहे हैं छोटे बच्चे का। तो इनको ये चाहिए एक दफ़ा वो टेस्ट करा लें, और जब आ जाए तो ये अगर उसके बाद लाहौर फैसला में है करें। तो हमें बता दें, लाहौर में बहुत डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी को दिखा दें, फिर ट्रीटमेंट कराएं। ये बात कुर्रतुलैन याद रखना कि बच्चे की उम्र बहुत छोटी है, और ये बात जो है ना, ये जहन को कबूल करने में ज़रा दिक्कत होती है कि इतने छोटे बच्चे को एंटी फंगल बाय माउथ जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट ने दे दिया टेस्ट किए बगैर, उसको
स्क्रैब करके टेस्ट कराना चाहिए। मेरे ख्याल में आप एक सेकंड ओपिनियन जो है वो इस बच्चे के लिए ज़रूर लें, बगैर टेस्ट के उसको किसी भी मेडिकेशन के ऊपर डालना जो है वो बहुत कबल अज़ वक्त बात है। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर काशिफ। जी काशिफ, कैसे हैं आप? हाँ सर ठीक सर, मेरे ना सर के ऊपर ना फंगस सी बन जाती है, वो बारिश करता हूँ तो पड़ से करती है और सर से ब्लड आना शुरू हो जाते हैं। ओ तेरी खैर, खुश्की के बन जाते हैं सर? हाँ जी सर, वो पड़ से बन जाती है, वो मैं उतारता हूँ सर को खारिज करता हूँ। हाँ। सर वो उतरती है तो सर से ब्लड आना शुरू हो जाता है पूरे सर पे मेरे। हाँ, तो तुमने कोई इलाज वगैरह करवाया, दिखाया किसी सर को? मैंने इलाज बहुत कराए हैं, ये थोड़ी देर के लिए आराम आता है, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी तौर पे होता हूँ, होता है आराम, तो फिर सर कुछ 2 महीने गुजरते हैं, 2-4 महीने फिर ही वैसे ही हो जाता है। ये मेरे सर पे भी हो जाता है। अच्छा, और तो और सर पे भी हो जाता है, कभी जिस सर कभी टांगों पे कभी कमर पे होना शुरू हो जाते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर हुआ तो मैंने सर बहुत इलाज कराया है लेकिन नहीं ठीक आता। तो ये खारिश करते हैं जो तुम खुरच देते हो इनको? सर अब खारिश नहीं होती है सर, ये सर के पास सिर्फ वो बन जाते हैं, बड़े से बन जाती हैं, उसको उतारता हूँ सर पे से तो सर से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक, डॉक्टर साहब कोई बात? आपकी उम्र कितनी है बेटा? लाइन पर नहीं आप? नहीं है, चले। कितनी उम्र है बेटा आपकी? सर 35 सर। और ये बीमारी कब से है आपको? सर इसको ना काफी अर्सा हो गया सर। अच्छा, आपके वालिद को या वालदा को, बहनों भाइयों में है किसी को ये? नहीं सर, किसी को भी नहीं है ये। ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है ये जो है ना, सोराइसिस लग रही है। अच्छा, ये जो छिलके बनते हैं ना, इसको कई दफा हम कहते हैं मच्छी के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं। यूं करेंगे स्क्रैच वाइट, अगर काला कोट पहना हो तो सारा काला कोट वाइट हो जाएगा बॉडी पे भी। तो सोराइसिस का परमानेंट इलाज नहीं है। अब एक टीके आ गए हैं, बायोलॉजिकल्स कहते हैं उनको। अच्छा। वो टीका एक कोई 60,000 रुपए का आता है। 60,000 का एक टीका? जी। तो वो 2 टीके हर हफ्ते लगाने पड़ते हैं 5 दिन के लिए, 5 वीक्स के लिए, 5 वीक्स के लिए। अच्छा। दो टीके 5 वीक्स, उसके बाद फिर वो 2 टीके हर मंथ अनदर 5। ये कोई 12 से 15 लाख रुपए का टीकों का खर्चा है। पाकिस्तान में अवेलेबल है टीके ये हम देते हैं, लेकिन ये गारंटी इसके साथ भी नहीं होती क्योंकि सोराइसिस ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर आप ये कहेंगे डॉक्टर साहब जड़ से चली जाए तो ये मुश्किल होता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता। कंट्रोल करने के लिए क्रीम वगैरह लगाई जाती है? क्रीम भी है, बॉडी में देते हैं। हम खुद एक ऑयल बनाते हैं सर के लिए, जो इसका सोराइटिक हेयर ऑयल कहलाता है, वो देते हैं। उसके साथ मैं भी बनाता हूँ, बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट भी बनाते हैं। फिर शैम्पूज होते हैं, इसके स्पेशल शैम्पूज हैं सर के लिए, और बॉडी के लिए भी हम एक ऑइंटमेंट बनवाते हैं, खुद हम बनाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट जो सोराइसिस में देते हैं। और उसके लिए उससे फ़ायदा हो सकता है लेकिन इलाज नहीं, इलाज मुकम्मल जाना मुश्किल है। बायोलॉजिकल के साथ काफ़ी हद तक साल 2 साल तक भी एक गैप रहता है। वो जो रिलैप्स होता है और रिकरेंस होती है, वो फिर ज़रा उसमें फ़र्क आ जाता है, देर के बाद होता है। एक 60,000 रुपये का इंजेक्शन है, ठीक है जी, और आपको तकरीबन ये 60-70 लाख रुपए का ख़र्चा जो है ये उठाना है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ये इंजेक्शन जो है ये अवेलेबल हैं अगर चाहें तो, लेकिन इलाज मुश्किल है। डॉक्टर साहब आजकल बड़ा फैशन है कॉस्मेटिक्स की दुनिया में सर कि वो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन जो हैं ये कॉम्बिनेशन कॉकटेल बनाकर लगाए जाते हैं, और ये मार्केट में जो है वो अवेलेबल भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी अवेलेबल हैं। ये क्या चीज़ है और ये क्या करता है? या ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि जो हमारे मेलानोसाइट्स हैं जो स्किन को डार्क करते हैं, ये उनको इनहिबिट करता है, उनको मिनिमाइज करता है। ग्लूटाथायोन लिवर में पैदा होता है बेसिकली? नहीं, ग्लूटाथायोन जो है ये एक केमिकल है, एक मटेरियल है जो इंजेक्शन की फॉर्म में और ओरल फॉर्म में दिया जाता है। इंजेक्टेबल ग्लूटाथायोन इज नॉट अप्रूव्ड बाय एफडीए। एफडीए अप्रूव नहीं है, No, लेकिन दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है डॉक्टर साहब। सर बात सबसे बड़ी ये है कि दुनिया में वो कुछ यूज़ होता है, पाकिस्तान में स्पेशली। मैं पाकिस्तान को दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा कहता हूँ जहाँ सब कुछ ट्रायल यहाँ होते हैं, क्योंकि यहाँ गिनी पिग्स हैं हम सारे। हम सब का जो है ना, वो कहते हैं जी बंदा दवाई से मर गया हो जी, अल्लाह ने मंजूर सी, अल्लाह ने लिखी है, नहीं हुई सी अल्लाह ताला को। तो हम लोग हर बात में वो बात करते हैं कि जी बस खुदा ताला ने इतनी लिखी थी। अब जब एक चीज़ अप्रूव्ड ही नहीं है, वहाँ रिसर्च होके जब वो एक अमेरिकन एफडीए फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ ने कह दिया अप्रूव्ड नहीं है, और हम लगा रहे हैं, इसके साथ किडनी कॉम्प्लिकेशन और फेलियर का डर है।
ग्लूटाथियोन इंजेक्शन के साथ। अच्छा। और ये मैंने बारहा प्रोग्राम में आपके भी और बाकी भी मैं कहीं जाता हूँ तो कहता हूँ कि ये अप्रूव्ड ही नहीं है। ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स दी जा सकती हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं, जो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है। ये वो चीज़ होती हैं जो बॉडी के चेहरे को ग्लो देती हैं, ठीक। जो पिगमेंटेशन से। इसका मतलब विटामिन सी का सीरम फेस पे लगाया ओ भी जा सीरम सकता इज वेरी गुड। अच्छा। विटामिन सी का सीरम, मैं तो विटामिन सी का सीरम, हाइलुरोनिक एसिड सीरम, रेटिनॉल, ये तो मैं इतना अपने पर सब कहते हैं रेटिनॉल आंखों को नहीं लगाना चाहिए। नहीं, रेटिनॉल इरिटेट करता है। रेटिनॉल जो है वो आपकी देखो ना, आइसोटेटिनोइन जो है, जब भी वो आंखों में जाएगा वो तो इरिटेट करेगा, रेड हो जाएंगी आंखें। इट शुड जस्ट टच योर स्किन, ठीक है, स्किन को टच करें। इससे फायदा क्या होता है? रेटिनॉल से चेहरे पे ग्लो आती है, चेहरे पे जो पिगमेंटेशन है, स्कार्स हैं, एक्नी के, वो कम हो जाते हैं, फ्रेकल्स को फर्क पड़ता है। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी यही करता है। ग्लूटाथियोन की वाइटनिंग लोशन और सीरम भी अवेलेबल है, खाली खाने वाली नहीं, इंजेक्टेबल नहीं यूज करने चाहिए, उनके साथ प्रॉब्लम आती है। लेकिन ग्लूटाथियोन टॉपिकली अगर आप यूज करें तो बहुत फायदा है। मैं वापस आके एक कॉकटेल की भी बात करता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर फरियाल। जी जी सर की हाल है? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म? सर बेटा मेरा 14 साल ਦਾ माशाअल्लाह। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ, ओए ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? जी सर। ठीक, डॉक्टर साहब को बात पूछना। बिल्कुल ठीक। उम्र कितनी है? बच्चा 14 साल का। 14 साल का। और पसीना सिर्फ हाथ और पाँव पे और पाँव की तलियों में। इसको कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस। अच्छा। ये बीमारी है। इसका बेस्ट इलाज है बोटॉक्स इंजेक्शन। अच्छा। हाँ जी, वो अब आ गई हैं, लेकिन पाँव और हाथों में। लेकिन वो हर 6 से 9 माह बाद इन्होंने लगाने होंगे, वन टाइम नहीं है। ये आए हमारे पास, हम इसके बच्चा हो कुछ हो, उसमें हम लोकल एनेस्थीसिया दे के जहाँ जहाँ वो पसीना आता है हम उसको मार्क करते हैं, उसको बंद पाँव और हाथ को, और वहाँ इंजेक्शन लगा देते हैं। 9 महीने के लिए बिल्कुल पसीना खत्म। लेकिन वो इसका कोई और इलाज नहीं है? और इसका और बाकी दवाइयाँ हैं, बहुत दवाइयाँ हैं। अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड 20% सोल्यूशन हम देते हैं मार्केट में बनवा के, और डिफरेंट नामों से अवेलेबल है। उसके बाद कुछ और भी देसी टोटके हैं जो किए जाते हैं, पहले भी किए जाते रहे थे। लेकिन आजकल जो इसका बेस्ट इलाज है वो बोटॉक्स है। ये बोटॉक्स की इंजेक्शन हर 9 महीने बाद लगवाएं, 6 माह बाद, बच्चा ठीक रहेगा। ये बात मेरे ख्याल में यहाँ तक पहुँच गई होगी। ये बहरहाल एक तकलीफ दे अमल तो है, लेकिन इससे निजात का 1 साल तक के लिए, 6 महीने 9 महीने तक के लिए यही एक सोल्यूशन है जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब अली। यार सर ठीक ठाक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये एक आपसे बात करना था। बिस्मिल्लाह। सर ये मुंह के अंदर बहुत ज्यादा छाले हैं और पीठ के पीछे दाने निकलते हैं। ये बहुत सालों साल से पड़ी है, ये पीठ के पीछे दाने हैं। पित्त के यानी जिस्म के पीठ के पीछे दाने निकलते हैं, वो खत्म होता ही नहीं, और मुंह के अंदर छाले भी बहुत ज्यादा है। बच्ची की है। आपके निकलते हैं किसी और के? मेरे मुंह के अंदर छाले हैं जी। मैं मोहम्मद सलीम बात कर, मुंह के अंदर छाले हैं। काफी दिन, महीना हो गया, खत्म नहीं हो रहा है। इनमें पीप भी पड़ती है? हाँ जी, मुंह के अंदर छाले नहीं होते सर? छाले। हाँ, छाले मतलब पस वाले छाले हैं? हाँ, फस वाले छाले। जो कमर के पीछे हैं वो भी पस वाले हैं? नहीं, वो कमर के पीछे वो नहीं, वो छोटे छोटे दाने हैं, छोटे छोटे दाने हैं। आपकी उम्र कितनी है? वो खत्म हो जाते हैं, निकलते हैं, खत्म हो जाते हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरे 34 साल। 34 साल। आप गजा के अंदर बाहर की गजा लेते हैं कुछ ज्यादा? क्या सर? को बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं? नहीं सर, मैं फौज में हूँ सर, फौजी में हूँ मैं। उधर दाल चाली खाते हैं। फौजी दाल चाली खाते हैं। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? आपको शुगर तो नहीं है? नहीं सर, शुगर नहीं है सर। और कोई बीमारी, कोई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कोई हार्ट प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है सर, मेरा बिल्कुल आपको ठीक मैदे का मसला है? कोई पेट में कोई एसिडिटी, तेजाबियत रहती हो, या कोई आपको डकार आते हो, खट्टे डकार आते हो खाना खाने के बाद? नहीं सर, पेट के अंदर कोई ये जो कब्ज का मसला रहता है, कब्ज का मसला। ठीक। सिगरेट पीते हैं? नहीं सर, सिगरेट नहीं पीते हैं। ठीक, मैं जवाब दे देता। आपको कहना चाहिए था कि सिगरेट अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सिगरेट कहाँ से पीनी है? ठीक है, डॉक्टर साहब की बात सुनिएगा। इसको कहते हैं एफ्थोसिस, जो मुंह वाले, एफ्थोसिस, जो एफ्थोसिस है।
इसके बड़े रीजंस हैं। एक तो इसका रीज़न होता है बैड ओरोडेंटल हाइजीन। अगर मुंह में आप डेली ब्रश ना टूथपेस्ट करते नहीं हो, करते, आप ब्रश नहीं करते, आपका मुंह में स्मेल आती है, आपके दांत ठीक नहीं है। अच्छा, वो लोग जिनके डेंचर्स लगे हुए हैं, जिन्होंने आर्टिफिशियल दांत लगवाए हुए हैं, उनमें भी ये इन्फेक्शन आती है। फिर वो लोग जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांतों के कीड़े लगने के बाद भी आ जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो मुंह के अंदर आती है, एफ्थोसिस अल्सर कहते हैं। ये स्ट्रेस के साथ भी बढ़ जाते हैं। अच्छा। पान खाने वालों में, सिगरेट पीने वालों में, जो तंबाकू बहुत खाते हैं, नस्वार जो लोग रखते हैं मुंह में, उनमें आ जाती है। यानी जब भी आपका मुंह की हाइजीन खराब होगी, आपके मुंह में दाने। डॉक्टर साहब, माउथ वॉश इस्तेमाल करना, माउथ वॉश करने चाहिए, एंटीसेप्टिक माउथ वॉश मिलते हैं, वो हम देते हैं, उसके साथ फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले रीज़न ढूंढनी है। कुछ लोग कहते हैं जी मेरा तो मैदे में बड़ी तदाबियत है, कुछ कहते हैं मुझे खाना हजम नहीं होता, उस वजह से भी हो जाते हैं। फिर कुछ लोग जिनको शुगर है, उनमें ये बड़े कॉमन है। तो जगह पहले वजह ढूंढें, और वजह ढूंढने के बाद इसका इलाज मुकम्मल हम देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाने को भी, लगाने को भी। और ये कमर के पीछे जो कह रहे हैं, और जो कमर के पीछे, वो तो पित्त के दाने हैं उनमें, क्योंकि पित्त के दानों में हम इसको, पित्त के दानों को प्रिकली हीट कहते हैं, या इसलिए उसका पाउडर भी होता है। जी, प्रिकली हीट पाउडर भी देते हैं, वो भी लगाते हैं। और पित्त के दानों का तो बेस्ट होता है कि आप पसीने से बचाएं, जितना उसमें कूलर में, एसी में, पंखे में बैठ सकते हैं उतना बैठें। फौजी बेचारा कहाँ से बैठेगा एसी कूलर के अंदर। लेकिन वो आपने जो है ना, अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टूथब्रश जो है वो रेगुलरली करना है, माउथ वॉश जो है वो रेगुलरली इस्तेमाल करना है, और ख्याल रखना है कि आपको बदहज़मी जो है वो ना हो, ये ख्याल ज़रूर रखना है। और कब्ज़ जो है वो ज़ाहिर है एक सिम्टम है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर है। रुखसाना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा पुत्र। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी जी। मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे एक तो छपाकी है, एलर्जी हो जाती है, बार बार धब्बड़ पड़ जाते हैं सारे जिस्म पे। और वो जी सारे जिस्म पे भी होती है उसमें, सारे जिस्म पे पड़ जाते हैं, किसी भी टाइम किसी भी चीज से हो जाती है। और अच्छा। ना अब तो मेरे जिस्म पे ना छोटे छोटे से तिल निकल रहे हैं। अच्छा। वो तेजी से बढ़ रहे हैं, और वो तिल जो से ना बड़े होके तो वो मस्से बन जा रहे हैं, काले काले। अच्छा, ठीक। अच्छा, ये बताइए कि आप, शुगर है, यही बात आपने पहले ही जवाब दे दिया कि शुगर है। आपका लिवर ठीक है, पेट ठीक है आपका? पेट मैदे का, बस आपको पता है शुगर की वजह से बस वो मैदे का भी कैप्सूल खाना पड़ता है। मैदे को क्या करना पड़ता है? कैप्सूल खाना पड़ता है ना मैदे के लिए। अच्छा, एंटी एसिड खाती हैं यानी कि आप? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, आपकी एज कितनी है? मेरी 52 है। 52? अच्छा, और आपका वजन जो है, आप ज़रा हेवी फिजिक की हैं कि ज़रा स्लिम है? स्लिम ही हूँ मैं। ठीक ठीक, मोटी नहीं हूँ। ठीक। अच्छा जी, दरमियानी सी हूँ बस। ठीक। सबसे पहले तो ये देखना है कि इन्होंने खुद नोट करना है तरप्पड़ ये जो पढ़ते हैं किस चीज़ से हैं, ये क्या खाती हैं। एक तो डायबिटिक हैं ऑलरेडी, शुगर की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो क़ुव्वत मदाफ़त तो कम है। लेकिन ये अब ख़वातीन जो होती हैं, ये इनकी डाइट भी डिफरेंट होती है, कोई डाइटिंग पे होती है, कोई डाइटिंग नहीं करती होती, कोई ये मुर्गन ग़िज़ाएँ खा रही। तो ये खुद नोट करें कि मुझे किस चीज़ से हो रहा है। नंबर 1 पहले तो ये करें। इसके लिए सारे टेस्ट करवा लेने चाहिए। मैं ये कहा करता हूँ CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट बड़ा ज़रूरी है, यूरिक एसिड बड़ा ज़रूरी है, उसके बाद अपना यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन। ख़वातीन किडनीज के लिए क्या टेस्ट कराना? किडनी के लिए रीनल फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन हो जाता है, RFT। और औरतों में, ख़वातीन में जो इनकी उम्र है ना, इसमें UTI बड़ा कॉमन होता है, 40 UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसके लिए यूरिन एग्जामिनेशन कंप्लीट, और कई दफ़ा यूरिन का मैं कहता हूँ कल्चर भी करा लो, ताकि अगर उसके पास सेल्स आ रहे हैं तो कौन सी एंटीबायोटिक अगेंस्ट सेंसिटिविटी है। तो ये अगर ये टेस्ट सारे करा लें और पता चल जाए कि खुदा न खास्ता इन टेस्ट में कोई मसला है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट, और अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करें। कई दफ़ा जब मीनोपॉज आता है ना, तो एक चेंज जिनको मीनोपॉज 50s में है, तो अभी मीनोपॉज आया होगा 2-3 साल पहले, तो मीनोपॉज के बाद भी ये अर्टिकेरिया और छपाकी। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जिस शख्स को एलर्जी हो रही हो और बार बार ये
चपाकी जो हो रही हो, उसको ये फैसला खुद करना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ करता हूँ या क्या चीज़ खाता हूँ जिससे ये हो जाता है। उससे एलर्जी जो है वो हर किसी की अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों को ग्लूटन से एलर्जी होती है, ग्लूटन मुझे खुद एलर्जी है उससे, लेकिन ये ढूंढना खुद पड़ता है, कोई ढूंढ नहीं सकता आपको। उसकी इंडिकेशंस होती हैं, बॉडी के अंदर बहुत से सिम्टम्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। मैं चाह रहा था 50% पेशेंट जिनको छपाकी होती है, 50% को जिसको अंग्रेजी में अर्टिकेरिया कहते हैं, लेमन टर्म में हाइव्स कहते हैं, इसका कॉज अनडिटेक्टेबल होता है। 50% ऑफ पेशेंट्स हैविंग अर्टिकेरिया दे रिमेन अनडायग्नोज्ड, द कॉज इज नॉट नोन। क्या कॉज है? इसलिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट जो होता है, जब ये अर्टिकेरिया का मरीज आ जाए, छपाकी का मरीज आ जाए हमारे पास, सारे टेस्ट करवा लें नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, तो हम ये कहते हैं कि अर्टिकेरिया इज ए कांस्टेंट सोर्स ऑफ पेन इन द नेक ऑफ ए डर्मेटोलॉजिस्ट। क्योंकि ये हमें हर मरीज ने फोन करना है, डॉक्टर साहब मैंने तो आज थोड़ा सा एक अंडे को टच किया, मुझे हो गई। डॉक्टर साहब मैंने तो थोड़ा सा गोश्त लिया, हो गई। डॉक्टर साहब मैंने आज चाइनीज, थोड़ा सा टच नहीं करना, थोड़ा उनको कहना है भाईजान आप बिल्कुल ही ये चीज ना लो जो कॉज कर रही है। डॉक्टर साहब ये जो आप बता रहे थे ग्लूटन के साथ, ये जो आटा छोड़ देते हैं, आटा नहीं खाता, क्या गंदम के अलावा ये बाकी जो अनाज है उसकी रोटी भी नहीं खा सकते, जैसे जौ की? हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी ये भी हमारी डोमेन में आता है। इसकी एक बीमारी है स्किन की, बिल्कुल। जिनको ग्लूटेन सेंसिटिव एंट्रोपैथी हो उसको आता है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस। ये एक बीमारी है, DH कहलाता है। ये पूरी बॉडी पे खारिश होती है, पीछे कमर पे दाने बन जाएंगे, इधर दाने बनेंगे एक्सटेंसर एस्पेक्ट्स पे, और वो जो रोटी होती है मना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि जौ की रोटी मुझे सूट करती है, कुछ कहते हैं वो भी नहीं करती। कुछ कहते हैं जी खाली ब्राउन ब्रेड लें, कुछ कहते हैं जी वाइट ब्रेड मत लें, ब्राउन ब्रेड लें। तो आपने ग्लूटेन वाली चीज जिसमें कॉर्नफ्लेक्स हैं, जिसमें ये आटा है हमारा, ग्लूटेन है, कॉर्नफ्लेक्स में भी ग्लूटेन है, और कॉर्नफ्लेक्स की तरह के सीरियल्स हैं जिनमें ग्लूटेन है। आजकल तो आप अगर ये बड़े शॉपिंग मॉल में जाएं, ग्लूटेन फ्री आटा, ग्लूटेन फ्री सीरियल्स, ग्लूटेन। तो अगर आपको किसी मरीज को मुझे ग्लूटेन के साथ सेंसिटिविटी है, जो मेरे मैदे में जाके प्रॉब्लम कर रहा है, तो अब तो हर चीज अवेलेबल है। जिस तरह शुगर फ्री डाइट्स अवेलेबल है, हर चीज मिल जाती है। शुगर के मरीज में आजकल मीठा भी शुगर फ्री है, आइसक्रीम भी शुगर फ्री है। मैंने तो एक सोफा देखा, वही मैं शोरूम के बाहर लिखा था शुगर फ्री सोफा, यानी मैं हैरान हो गया। अच्छा मैं रुका, मैं नाम नहीं लूंगा उस दुकान का, या बड़ी बड़ी दुकान है लाहौर में, एक कुर्सी पे लिखा हुआ शुगर फ्री कुर्सी, इस तरह आपकी और मेरे तरह का सोफा, और वो शीशा था बाहर का, तो लिखा हुआ शुगर फ्री, यानी ये उन मरीजों के लिए बैठ जाएं इसका शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं, कम होगी। उसके अंदर पता नहीं उन्होंने इंसुलिन के टीके लगाए क्या लगाए, लेकिन वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मैंने अपनी वाइफ को मजाक में कहा, मैंने कहा मेरा ख्याल भाई ये भी अब खरीद लो, कल को शुगर हो जानी है, इस सोफे पे बैठा करेंगे। जिन लोगों को जिससे एलर्जी है उससे उन्होंने 100% जो है वो एहतियात करनी होती है। और आम तौर पे जब हम कहते हैं कि ग्लूटेन फ्री, इसका मतलब ये नहीं होता डॉक्टर साहब कि वो जीरो ग्लूटेन है, उसमें इतना अमाउंट ग्लूटेन होता है जो रिएक्ट नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल ये होता है, कुछ ग्लूटेन जरूर होता है लेकिन वो एक एक्सेप्टेबल लेवल तक। बात ये होती ना, वो कहती है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। मैं अगर आपको ये कहूँ, एक बंदा शुगर का है, शुगर वाला मरीज कहता है डॉक्टर साहब मैंने कितनी शुगर लेनी है, मैं इंसुलिन पे कितनी, मैं एक मेरे एक अजीज से फौत हो गए, वो क्या करते थे, गांव के थे, बहुत बड़े जमींदार, तो वो 2-2 किलो बर्फी खाते थे, और कोई चाय में चीनी नहीं डालनी, और चाय में चीनी और नहीं डालनी, और वो जो इंसुलिन के टीके थे वो ज्यादा कहते थे। मुझे कहते हैं डॉक्टर तुझे क्या पता, बुजुर्ग थे। मैं कहा अंकल ये तो आपको शुगर इतनी है। वो कहते हैं यार मैं तो खत्म कर देता हूँ शुगर, जब मैं इंसुलिन लगाता हूँ 2 किलो बर्फी खत्म। काशिफ अस्सलाम वालेकुम। 2 किलो बर्फी और इंसुलिन ज्यादा। जी काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, आप खैरियत हैं सर? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म फरमाइए। आपका प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा होता है, और हमें बड़े आपकी जो शख्सियत है ना वो बड़ी इम्प्रेसिव इस तरह से है कि आप अल्लाह वाले बंदे लगते हैं ये। और मैं चाहता भी हूँ कभी आपसे मिलना, अगर आप कभी हूँ तो मुझे बताएं, मैं यहाँ से आ जाऊँगा आपके पास, हाजिर हूँगा, फिर आपसे मुलाकात रहिए, जब चाहे आइए। हम 5 दिन हफ्ते के यहीं अवेलेबल होते हैं। आप कहाँ पे होते हैं? लाहौर में। अच्छा लाहौर किस जगह पर? मुस्लिम टाउन। मुस्लिम टाउन में, ठीक है। और मेरा बेटा भी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, कोई मैं इंशाल्लाह हाजिर। मेरी नानो भी थी लाहौर की रहने वाली, माशाल्लाह, बिलालगंज। अच्छा पुराने लाहौर के रहने वाले। हाँ जी
मेरे ननियाल लाहौर के हैं। अच्छा सर, मैंने ऐसे था डॉक्टर साहब से ये पूछना था थोड़ा कि ये मुझे जो है ना स्किन के ऊपर ऐसे जैसे बालों में स्किन पर जैसे तेल सारा निकला, आर्म पिट जो है इसमें ऐसे होते हैं जैसे चिपके हुए हैं आपस में, फिर वो मतलब मोबाइल मुंह पे लगाता ना वो चिपक जाता है वहाँ पर। ऑयली स्किन है और आर्मपिट्स में भी यही होता है? नहीं, अब सिर्फ आप ये 2-3 माह से हुए, पहले कभी नहीं होता, वरना मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन अब ये जब ये मौसम आता है ना बरसात वगैरह का, इसमें ऐसे हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी एज कितनी है? मैं 54 ईयर्स का हूँ। 54 चले, आप डायबिटिक तो नहीं है? नहीं, डायबिटिक नहीं हूँ। हाइपरटेंसिव भी नहीं है। मुझे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज्यादा होता है, मैं फिनोगेट उसके लिए लेता हूँ। आप निकोटीन सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते? नहीं, सिगरेट भी नहीं पीता। चले मैं जवाब दे देता हूँ। जी सुनिएगा जरा। अब कुछ लोगों की ऑयली स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है इस वेदर में, ये वेदर है, इसमें सेबेशियस ग्लैंड एक्टिविटी हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, तो इनको ये चाहिए कि चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा बार बार इन्होंने वॉश करना है, और उसके लिए इन्होंने साबुन यूज़ नहीं करना। अच्छा, नो साबुन। हम एक फेस वॉशेस देते हैं, मैं यहाँ बता नहीं सकता, तो ये कभी लाहौर जब आएंगे तो मुझे मिलने या किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो वो इनको फेस वॉश बताएगा जिसके साथ ऑयली स्किन जो होती है उसको फ़र्क पड़ जाता है। फिर हमारे पास खाने के लिए कैप्सूल भी अवेलेबल हैं, टैबलेट्स भी हैं, जिनके साथ ऑयली स्किन को हम थोड़ा बहुत नॉर्मल कर सकते हैं। तो अगर ये आएंगे हम इनकी स्किन टाइप देखेंगे कि कौन सी टाइप है इनकी स्किन टाइप, बहुत ऑयली है, ड्राई है, मीडियम है, या अपना बॉर्डर लाइन है, उसके मुताबिक हम दवाई देंगे और ये ठीक हो जाएंगे। बस इनको ये चाहिए कि बहुत मुरगन गज़ाएं ना खाएं इस मौसम में, बहुत ये मुरगन गज़ाएं उनको अवॉइड करें, फ्रूट्स जूस और फल का इस्तेमाल। नानो उनकी बिलालगंज की हैं, वो मुरगन गज़ाएं कैसे छोड़ेंगे? वो ये ना, और फिर पक्के लाहौरी हुए तो, लेकिन वो ये है कि इस मौसम में थोड़ा सा इनको चाहिए कि पानी का और जूसेस और फ्रूट्स का इस्तेमाल। डॉक्टर साहब आजकल मास्क आते हैं ख़ास तौर पे जिनको के चेहरे के ऊपर लगा लें, फिर उन पर पानी स्प्रे करेंगे तो स्किन के अंदर ही चले जाते हैं, वो हाइड्रेशन के लिए होते हैं? वो हाइड्रेशन के लिए हैं। वो जो मास्क लगे होते हैं ना, देखें ये जो होते हैं ना, ये वो टोटके हैं जो टेम्परेरी हैं। अच्छा, हाँ, आपने मास्क लगाया, आपने वो स्प्रे किया, हाइड्रेशन हो गई, स्किन आपकी ग्लो कर रही है, आपने वो खुद उतार दिया और वो एक तरफ रख लिया, फिर आपको 2 दिन बाद ज़रूरत पड़ी आपने, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं। ठीक। जो आपकी स्किन का मेटाबॉलिज्म है जी, जो आपका लिवर आपकी स्किन के एंजाइम्स बना रहा है, जो आपकी बॉडी, उसका तो फिर वो अल्लाह ताला ने जो ये आपको बना दिया है, और ये तो खुदा ताला की ज़ात को पता है कि अंदर कितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, हर चीज़ का एक अपना फंक्शन है, लिवर का, किडनी का, हार्ट का, ब्रेन का, आइज़ का, तो ये सिर्फ टेम्परेरी है मास्क वगैरह का, लेकिन अल्टीमेटली जो आपकी बॉडी है, जो जेनेटिक्स हैं, वो रोल प्ले करती है। सब आजकल बड़ा फैशन है कॉकटेल वाइटमिन्स का, विटामिन सी, विटामिन ई, इस तरह की विटामिन्स बना कर लगाना, ये कहाँ तक एक्सेप्टेबल है? सर कॉकटेल का नाम लेते हैं तो कई लोगों के तो दिलों दिमाग में कुछ और बात नहीं आती है। बिल्कुल कहते हैं कि ये क्या आपने कॉकटेल को, कहते हैं छोटो जी ये विटामिन की कॉकटेल, दूसरी कॉकटेल की बात करो। कॉकटेल का मतलब ये होता है कि अ मिक्सचर ऑफ मेडिसिन एट वन टाइम, ठीक है ना जी। अच्छा जी, हम उसको ये कहते हैं कि अल्टीमेटली आपने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी कमज़ोरी है, मेरे तो जिस्म टूटता है मेरा, ये मैं कहता हूँ यार ये बंदे को कमज़ोरी है, इसको आप विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 हैं, ए, ई, सी और विटामिन के भी, अगर हम इसका मिक्सचर दे दें तो बंदा बड़ा फ्रेश फील करेगा इस कॉकटेल से। ये कॉकटेल तो सारी मेडिकेशन में, सप्लीमेंट्स में अवेलेबल है मार्केट में। आप जब टैबलेट बाय माउथ लेने में या बाय इंजेक्शन आईवी लेने में कोई प्रॉब्लम? मेरी बात सुने, हमारे जो बुजुर्ग हैं 70 साल के, 80 साल के वालिद बुजुर्ग, जो बड़े भाई वगैरह, वो सब खाते हैं। एक सुबह गोली क्यों खाते हैं? उठ के हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे कोई सप्लीमेंट। मेरे जो बुजुर्ग हैं अभी भी जो कोई हयात हैं, वो कहते हैं जी मैं तो सुबह एक गोली खाता हूँ, ये सप्लीमेंट, और इसमें सारी, वो फिर मुझे दिखाते हैं A to Z। जब वो A to Z कहते हैं तो A to Z में एवरीथिंग इज देयर, सो व्हाई शुड दे गो फॉर एन इंजेक्टेबल कॉकटेल व्हेन ओरल कॉकटेल इज अवेलेबल? तो वो ले लो आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंतहाई ममनून। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने वालों में से रखे।